तो इनफैक्ट नरेंद्र मोदी साहब इज सेइंग के गुड बाय ओले, ठीक है, केपी शर्मा ओले गुड बाय। और उसमें सबसे बड़ा आंसर जो है वो बदनामे जमाना रहा है। नेपाल के जो लीडर्स हैं वो भी इस वक्त यकीनन मुश्किल में होंगे, इसलिए कि जिस तरीके से उनकी यूथ निकली है, जिस तरीके से उनके लोगों ने प्रोटेस्ट किया है अपनी गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज के खिलाफ, यकीनन उनकी तारीफ तो बनती ही है। इस सारी पॉलिटिकल चेंज का नेट बेनिफिशियरी हिंदुस्तान है, इसका नेट लूजर चाइना है। कि इंडिया सोच रहा है कि इसमें हमने क्या ढूंढना है या हमारे लिए ऐसा क्या है। हम बदकिस्मती से हमारी फलाई रियासत बनने में तो हम अभी बहुत दूर है, कोसों दूर है। मैं ये कहता हूं कि दिस इज अ रिएक्शन और ये कंटेजियस है। इससे पहले तारीख में हुआ है, ये एक से दूसरे मुल्क में जाता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इंडो पाक राइवलरी चैनल में। पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थीं कि नेपाल में जेनजी वहां की सरकार के करप्शन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इस प्रदर्शन ने तब जोर पकड़ा जब वहां के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने प्रदर्शनकारियों की आवाज दबाने के लिए सोशल मीडिया ही बैन कर दिया। उसके बाद ओली की दमनकारी नीति सामने आई, जिसके तहत वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प के चलते 20 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। फिर तो हालात इतने बिगड़ गए कि ओली को इस्तीफा देना पड़ गया। अब इस पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या ये किसी सुनियोजित साजिश के तहत किया गया? क्या इसमें भारत या फिर चीन या फिर अमेरिका के डीप स्टेट या इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ है? जो भी हो, पाकिस्तान की मीडिया ये कह रही है कि ऐसा ही एक आंदोलन पाकिस्तान में भी कराओ, ताकि वहां की मिलिट्री डिक्टेटरशिप से उन्हें आजादी मिले। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। नेपाल में तकरीबन एक वीक से प्रोटेस्ट चल रहा था, ना सिर्फ ये कि करप्शन के खिलाफ, बल्कि इसलिए भी कि वहाँ की गवर्नमेंट ने जो है वो तमाम तरफ से सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया था। अब हुआ ये है कि इस वक्त सोशल मीडिया पे से बैन तो हटा लिया गया है, लेकिन एक वीक के अंदर जो वहाँ की यूथ थी, यानी कि जो यूथ है जो नेपाल की और बाकी लोग जो नेपाल के, उन्होंने बहुत जोरदार किस्म का, बहुत जबरदस्त किस्म का प्रोटेस्ट किया। ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट को अपना फैसला वापस लेने पे मजबूर किया, बल्कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग को भी आग लगाई गई और इस किस्म की कई दूसरी चीजें जो है वो सामने आई हैं। साथ ही साथ वहां के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है। ना सिर्फ ये कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, बल्कि उनके साथ 4 मजीद मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने के रेजिग्नेशन दिया है। इस वक्त हालात काफी ज्यादा खराब है नेपाल के। कई बिल्डिंग्स को आग लगाई गई, कई गाड़ियां जलाई गई, कई लोगों को चोटें लगी। बहुत एक हंगामा जो है नेपाल में वो देखने में आ रहा है। नेपाल के जो लीडर्स हैं वो भी इस वक्त यकीनन मुश्किल में होंगे, इसलिए कि जिस तरीके से उनकी यूथ निकली है, जिस तरीके से उनके लोगों ने प्रोटेस्ट किया है अपनी गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज के खिलाफ, यकीनन उनकी तारीफ तो बनती ही है। नेपाल के अंदर जो फसादात हो रहे थे, जो स्टूडेंट्स की और जनरेशन जी के प्रोटेस्ट थे सोशल मीडिया के हवाले से, उनसे आप सब वाकिफ हैं। बहुत से लोग पाकिस्तान में उसको बहुत ज़्यादा खुशी से और दिलचस्पी से देख रहे थे कि शायद पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है कि जनरेशन जी की ये जो प्रोटेस्ट हैं, जिसमें 19 लोग जाँ बहक हुए और उसके बाद मुजाहिरीन जो हैं वो पार्लियामेंट में जागो से अब से बहुत घंटे पहले वहाँ पे पार्लियामेंट की बिल्डिंग्स के बहुत से हिस्सों को उन्होंने आग लगा दी और प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब वहाँ पर एक वैक्यूम पैदा हो गया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जो एक पॉपुलर यंग जनरेशन जी के 35 बरस के जो मेयर हैं कठमांडू के, बैलन शाह जिनका नाम बताया जाता है, वो उनको टिप किया जा रहा है कि वो भी नौजवानों की चॉइस होंगे फॉर द प्राइम मिनिस्टर। नेपाल के अंदर बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब ये है, वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्टेटमेंट जारी की है नेपालीज लैंग्वेज में, नेपाली लैंग्वेज में, और उन्होंने कहा है कि वो आज हमने देखा है कि हमारी जो कैबिनेट कमेटी है सिक्योरिटी अफेयर्स में, वहाँ पे नेपाल के ऊपर बड़ी लंबी डिस्कशन हुई और ये जो वायलेंस हो रहा है इससे हमारे दिल को बहुत तकलीफ़ हो रही है। उन्होंने कहा है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि यंग लोगों की ज़िंदगियाँ चली गई हैं। तो इनफैक्ट नरेंद्र मोदी साहब इज सेइंग के गुड बाय ओले, ठीक है, केपी शर्मा ओले गुड बाय, यू आर नो मोर द वन जिसकी हमें कोई ज़रूरत है, आपकी में कोई ज़रूरत नहीं, आप फ़ारग हो गए। और नेपाल जो है उसकी स्टेबिलिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए हम कोशिशें करेंगे और तमाम लोग जो हैं वो वायलेंस ना करें। इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी कमेटी का फैसला किया और द सिचुएशन इज़ डेलिकेट।
और ये जो ओले साहब हैं, ठीक है जी, ये ओले भाग गए हैं। इंडियंस पहले ही बड़े नाराज थे ओले से। थोड़ा सा ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो मेरी रिसर्च मुझे बताती है कि नेपाल 2008 के बाद से ये छोटी सी रिपब्लिक जिसकी आबादी तकरीबन 30 मिलियन है, यानी उसकी आबादी 3 करोड़ के करीब है, ये इंक्रीजिंगली अनस्टेबल है। इसमें कोई भी हुकूमत स्टेबल नहीं हो पा रही। 2008 में जब मोनार्की ख़त्म हुई, उसके बाद से जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं वो थोड़े थोड़े अरसे के बाद कोलैप्स कर जाती हैं। केपी शर्मा ओली जो है वो 3 दफ़ा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए और ये तीसरी उनकी टर्म थी जिसमें उनको इस तरह से रिज़ाइन करना पड़ गया। और इस सारे टाइम पीरियड में जो सबसे सिग्निफिकेंट पॉलिटिशियन है वो भी केपी शर्मा ओली थे। और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने हिंदुस्तान की जो नेपाल के ऊपर बालादस्ती है और हिंदुस्तान का नेपाल के ट्रेड के ऊपर, नेपाल के एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे पे, उसके बिजनेस पे, उसके कॉमर्स पे, उस पे प्राइम मिनिस्टर ओली जो हैं उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी। उनको चीन का हमदर्द समझा जाता था और वो प्रो चाइना समझा जाता था, और उन्हें हिंदुस्तान का मुखालिफ जो है वो समझा जाता था। क्या क्या मसले थे? पहले तो जारी बात है, बॉर्डर डिस्प्यूट एक है ही है, वो तो हर मुल्क के साथ ही होता है। इंडिया ने 2020 के अंदर एक रोड खोला था जो कि लिपुलेख पास से कैलाश मानसरोवर जो कि चाइना के बॉर्डर की तरफ जाता है, जिस पर नेपाल ने प्रोटेस्ट किया। और सुनने में आया कि केपी शर्मा ओली ने ये बात चाइनीज़ से भी की। और नेपाल ने एक नया पॉलिटिकल मैप जारी कर दिया था जिसमें डिस्प्यूट्स जो थे और जो टेंशन्स वगैरह थी उसमें बताया गया कि डिस्प्यूटेड एरियाज़ और क्या क्या हैं और किधर किधर है। सो ये चीज़ें हैं। इंडिया और नेपाल जो है उसमें ये ओले जो है वो ये कई दफ़ा माजी में कह चुके हैं कि जनाब आप तो इंडिया को समझना चाहिए कि नेपाल इज़ नॉट इट्स कॉलोनी। इस तरह की बातें भी हुई हैं, ठीक है जी। चाइना फैक्टर ऑलरेडी कहा जा रहा था कि ये चाइनीज़ बंदा बैठा हुआ है काठमांडू के अंदर, और चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, स्ट्रेटेजिक का। इंडिया कहता था कि चाइना की एक स्ट्रेटेजिक इंक्रोचमेंट है साउथ एशिया के अंदर। तो बेसिकली इंडियन समझते थे कि ये सारी की सारी जो इंक्रोचमेंट है वो जो है ना वो मतलब ये चाइना की तरफ से की जा रही है, नेपाल उसका सहारा है। और नेपाल जो था वो कहता था कि वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन इंडिया एंड वी नीड अ बैलेंस। जब से ये शर्मा साहब बने थे प्राइम मिनिस्टर, ये इंडिया भी नहीं आए थे, लेकिन इंडिया जो है वो चाहता है कि उसका असर वसूल वापस आ जाए खित्ते के अंदर। और वो जारी बात है जो असर वसूल है वो वहाँ पे मौजूद तब हो सकता है अगर वहाँ पे नेपाल में एक ऐसा सेटअप आए। इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनका कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स का इजलास ऑन नेपाल इस चीज़ की दलील है कि इंडिया सोच रहा है कि इसमें हमने क्या ढूंढना है या हमारे लिए ऐसा क्या है। नेपाल में देखा यूथ ने पार्लियामेंट पे भी हमला कर दिया, हुकूमत से काफ़ी ज़्यादा वो मुतनफ़र हैं, सोशल मीडिया पे वहाँ पे पाबंदियाँ लगाई गई। किसी भी मुल्क में इनकलाब आए, एहतजाज हो तो पीटीआई वाले फौरन जो है वो थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं। पर एक तो रूलिंग एलीट से लोग तंग, ऊपर से करप्शन, मिस गवर्नेंस के ऊपर जिस तरह उन्होंने सड़कों पे घसीटा है, मारा है फाइनेंस मिनिस्टर को भी, वो भी पता है। जेन जी प्रोटेस्ट आपको भी पता है क्या है जेन जी। मसला सिर्फ ये है अतर साहब कि ये थोड़ी चीज, मैं देखिए आगे क्या होना है उससे अल्लाह ताला को पता है। मैं सिर्फ इतनी बात जरूर कहूंगा, यहाँ पर भी ना हम अनफेयर कंपैरिजंस करते हैं। बांग्लादेश के अंदर हुआ तो लोगों ने कहा बस देख ले, बांग्लादेश में हो गया तो बस यहाँ पे भी हो जाएगा। मसला वही है कि आपके मुल्क के अंदर क्या कोई ऐसी रेवोल्यूशन हुई है, क्या ऐसा कुछ हुआ है? तहरीक इंसाफ के दोस्त वो उनको शौक तो चढ़ता है, लेकिन या तो ग्राउंड स्वेल हो हमारे मुल्क के अंदर ऐसा कि 5-10 लाख आदमी सड़कों पर हो तो पता लगे जी ठीक है कि वाकई लोगों में वो रिजेंटमेंट है और वो नजर आए सब कुछ। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और दूसरी बात यह है कि दोनों ममालिक, बल्कि आप तो चलेंगे हम अगर पाकिस्तान के साथ, तो इनमें डायनामिक्स इनकी अपनी अपनी जगह पर फर्क है। शेख हसीना वाजिद के साथ जो हुआ, इवेंचुअली उन्हें किसने वहां से फिर कहा कि आप निकल जाएं, वो भी आपको पता है। जो नेपाल है उसकी डायनामिक्स क्या है वो भी जारी बात है, हम जानते हैं। पाकिस्तान का डीएनए इस मुल्क का बड़ा और है। हमारे मुल्क के अंदर जो एवर सिंस इंसेप्शन हमारा डीएनए बड़ा मुख्तलिफ है। ये एक हम बदकिस्मती से हमारी फलाई रियासत बनने में तो हम अभी बहुत दूर है, कोसों दूर है उससे, और बड़े स्ट्रगल कर रहे हैं। हम एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट थे, आज भी है, और पता नहीं क्यों है हमारे लाइफ टाइम में तो मुझे ये नजर आता है कि हम ऐसे ही रहेंगे। लिहाजा यहाँ पर कोई फिलहाल रेवोल्यूशन होते हुए नजर नहीं आ रही। अगर आपके भी दिल में कोई ऐसे जज्बात उमड़ रहे हैं तो मैं कहूंगा आप घर जाने से पहले चाय का कप पी लीजिएगा ताकि जरा फाका रहे। नहीं, संधू साहब फकी लेके आए हैं, वो पानी में डाल के अभी पानी में डाल के अभी हम
मियाँ साहब, ये एक दिन में जिस तरह से वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर ये जो हिमालयन जो एक नेशन है नेपाल, और नेपाल में हमने देखा कि किस तरीके से जो यानी 12 से 17 साल के, मैं जो पढ़ रहा था, शायद और भी हों, मगर इनमें जो गालिब अक्सरियत की जो थी ये जनरेशन आई है। और ये बिल्कुल इन्होंने एक बात, मैंने एक वेबसाइट को एक यूट्यूब पे एक पोस्ट खोली, तो उसमें जितने मैसेज थे उनमें लिखा हुआ था कि जनाब ये सोशल मीडिया तो हम खुलवा ही लेंगे, हम सोशल मीडिया की वजह से नहीं आए। जो बार बार वो बता रहे थे, उन्होंने कहा कि हम करप्शन की वजह से आए हैं। और मियाँ साहब, अगर आप ये देखें तो एक तसलसल के साथ इवन साउथ एशिया में ये तीसरी बनती है मुल्क बनता है जहाँ पे इस तरीके से इसे एक लिहाज से इनकलाब ही क्यों कहेंगे कि क्योंकि हुकूमत तो उलट गई, पीएम साहब भाग गए, वहाँ वजीरों के घरों में वो घुस गए, जिस तरह हसीना वाजिद के घर में घुस के माशाल्लाह उसके फ्रिज में से खाने निकाल के खा रहे थे, तो वो ये वही मनाजर हमने यहाँ देखे। और अभी तक कुछ पता नहीं है, अभी कोई ऑर्डर वहाँ पे रेस्टोर नहीं हुआ, और वो करप्शन के खिलाफ, निज़ाम के खिलाफ इस तरह सरतापा एहतजाज हैं। देखें कायद साहब, इसको अलग अलग देखना चाहिए। नेपाल में, मालदीव में, श्रीलंका में और बांग्लादेश, इसके जो हैं जितने भी मामलात हैं इनको अलग अलग देखना चाहिए, और इनके अलग अलग के पीछे जो है वो बहुत से अनासर जो हैं वो मौजूद हैं, और उसमें सबसे बड़ा अंसर जो है वो बदनामे ज़माना रहा है। काजी साहब, आप एक तरफ तो कह रहे हैं, नहीं देखें, आप कह रहे हैं जी कि बांग्लादेश में भारत ने लगाई थी, बांग्लादेश में आप कह रहे हैं कि अवामी मूवमेंट थी क्योंकि हसीना मुइन वहां पे जुल्म कर रही थी। यहां पे क्यों अवामी मूवमेंट नहीं है इतनी तेजी से? बिल्कुल देखें वहां, देखें मैं अर्ज ये कर रहा हूं मियां साहब, ये 1968 बीइंग रिविजिटेड, 68 में फ्रांस से लेके पाकिस्तान तक मूवमेंट थी। 1968 5 नवंबर को वो मूवमेंट बनी जिसने अयूब खान की अमरीत को उखाड़ दिया था, और उस वक्त पूरी दुनिया में 60s में पूरी दुनिया में मूवमेंट्स बन रही थी। और मैं कल एक बहुत बड़े पुराने अपने लेफ्ट के साथी को सुन रहा था, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वो लेके आ रहे थे। मियां साहब, नाक में दम हो चुका है अवाम के। ये आज मुझे बताएं 20-25 लाख लोग पाकिस्तान में बेघर हैं, और कल नेशनल फ्लड कमीशन का एक बंदा एक टीवी पे आके कह रहा है ये लोगों ने जो खुद बंद बनाए थे वो टूट गए हैं, तो तुसी क्यों नहीं बनाए? मैं ये देखे आज, और कल आपने मुझे खबर दी कि जो आटा है वो 5 इंतहाई गलत बात कर रहा है। वो जो नहीं मियां साहब, एक मिनट, मैं उधर नहीं जाता, मैं ये कह रहा हूं, आपने मुझे खबर दी कल कि जनाब आटे की कीमत में इतना इजाफा हो गया, आगे चावल का इजाफा आ रहा है, इनके लले तलले ही खत्म नहीं होते। कभी जापान में पिकनिक करने जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, नौकर को भी रख लो, वो फलाने को भी ले आओ, यानी और वसाइल का बेदरेर इस्तेमाल करो। और जनाब यहाँ फैशन शो हो रहे होते हैं या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही होती है। तो मैं ये कहता हूं कि दिस इज अ रिएक्शन, और ये कंटेजियस है, इससे पहले तारीख में हुआ है, ये एक से दूसरे मुल्क में जाता है। ये टेंशंस बहुत ज़्यादा उस वक्त फ्लेयर अप हुई जब 2015 में नेपाल ने जब अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इशू किया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन पे रिएक्ट करते हुए हिंदुस्तान जैसे नेपाल के इंतज़ामी ढांचे पे, यहाँ की मिलिट्री के ऊपर, यहाँ के बिजनेस कॉमर्स हर चीज़ के ऊपर उनको कंट्रोल हासिल है बिकॉज ऑफ द लैंडलॉक्ड है नेपाल। तो हिंदुस्तान ने नेपाल का ब्लॉकेट कर दिया। बहुत से लोग जो खबरों को मैं उनके जहनों में आएगा कि आज से तकरीबन 10 साल पहले की ये बात है, जब उन्होंने ब्लॉकेट किया तो प्राइम मिनिस्टर ओली जो हैं उन्होंने अपना तमाम तर झुकाव चीन की तरफ कर दिया। उन्होंने चीन से ट्रेड के रास्ते खोलने की कोशिश की, सड़कें खोलने की कोशिश की, जो चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसका नेपाल को हिस्सा बनाने की कोशिश की, और फिर चीन की स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के अंदर, रोड स्ट्रक्चर के अंदर चीन की इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ने लग गई। दूसरा बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो 2020 में आया जब हिंदुस्तान ने एक नई सड़क निकाली एक ऐसे इलाके से जिसको नेपाल डिस्प्यूटेड समझता है, और नेपाल की हुकूमत ने अपना एक ग्रेटर नेपाल का मैप इशू किया जिसमें बहुत से ऐसे इलाकों को भी शो किया जो कि हिंदुस्तान में हैं इस वक्त फिजिकली तौर पे, और नेपाल और हिंदुस्तान के दरमियान में टेंशन जो है वो बढ़ती चली गई। हर दफ़ा जब नेपाल और हिंदुस्तान में टेंशन बढ़ी तो ओली शर्मा जो है, KP शर्मा ओली जो है, वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे, और हिस्टोरिकली तौर पे चूँकि नेपाल लैंडलॉक्ड है, इसके अंदर हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एक चीज़ से आप बहुत वाकिफ़ होंगे कि बहुत बड़ी तादाद में ब्रिटिश एम्पायर के ज़माने से
जो गोरखा हैं, जो शर्माज हैं, वो हिंदुस्तान की फ़ौज में काम करते हैं, वहाँ से उनको पेंशन मिलती है। जो नेपाल की आर्मी का चीफ होता है उसको हिंदुस्तान में ऑनरी तौर पे काउंसल जनरल या समथिंग उसको कोई ऑनरी टाइटल भी दिया जाता है। और ये जो गोरखास हैं इसकी वजह से नेपाल की सोसाइटी के अंदर भी हिंदुस्तान का बहुत ज़्यादा असर रसूख पाया जाता है। तो जो नेपाली नेशनलिस्ट हैं वो यूजुअली माओइस्ट हैं, वो चाइना सेंट्रिक हैं, वो नेपाल की आज़ादी, ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी की बात करते हैं। अब कौन इन्हें रिप्लेस करेगा, अभी क्लियर नहीं है कि कौन रिप्लेस करेगा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को। जो बेलन शाह हैं शायद वो रिप्लेस करें। इस सारी पॉलिटिकल चेंज का नेट बेनिफिशियरी हिंदुस्तान है, इसका नेट लूजर चाइना है।